सो हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसटी की यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये चैप्टर आपके पिछले साल के चैप्टर जो रेवोल्यूशन इन फ्रांस हुआ था उससे बहुत लिंक चैप्टर है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही उसी से होती है। तो जो क्लास नाइन्थ का जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपके क्लास नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगेगा। अगर आपको क्लास नाइन्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर है हिस्ट्री का, तो आप क्लास टेंथ की हिस्ट्री में इजी मूव कर सकते हैं, वरना फिर आपको क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री भी रिवाइज करनी पड़ेगी। क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री उतनी हार्ड नहीं है जितनी क्लास टेंथ की हिस्ट्री है। तो वही है, इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट्स में हम पढ़ेंगे इसको। जैसे पहला पार्ट होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये हमारा पहला पार्ट है जो आपको कोर्स में है। दूसरा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर है एज ऑफ रेवोल्यूशन जो 1830 से 1848 के बीच में हुआ था। फिर जर्मनी और इटली कैसे यूनाइटेड बने थे। फिर विजुअलाइजिंग अ नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। इस बार एक बार फिर से बता दूं कौन कौन से चैप्टर हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एज ऑफ रेवोल्यूशन, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग अ नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म की डेफिनेशन मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा। जब इस टॉपिक को बढ़ाऊंगा उसी के साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने एक मैप आ गया स्टार्टिंग में। इस मैप से क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखिए जरा। तो इस मैप को मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इस मैप में इस मैप में आपको यूरोप का नक्शा दिख रहा होगा। ये देखिए, ये है फ्रांस, जिसके बारे में आज हम बात इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। फ्रांस, इटली और जर्मनी कैसे सब एक साथ यूनाइट हुए। हम बोले कि सर कैसे, ये सब तो पहले से ऐसे होंगे। तो ये सब पहले ऐसे नहीं थे। इटली पहले 3 हिस्सों में ऐसे बटा हुआ था। इटली पहले 3 हिस्सों में ऐसे बटा हुआ था। एक हिस्सा ऐसे, एक हिस्सा ऐसे ऐसे, जैसे एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है और एक बीच का ये पार्ट ये है। तो इटली इतने हिस्सों में बटा हुआ था। और फ्रांस पहले रेवोल्यूशन से पहले, जब फ्रांस में जो पिछले साल हमने रेवोल्यूशन पढ़ा, फ्रांस पहले थोड़ा बड़ा था। इतना बड़ा हम सपोज करके चलते हैं फ्रांस था। उसके बाद जब रेवोल्यूशन होता है तो फ्रांस एक्सटेंड नहीं करता, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्योंकि रेवोल्यूशन होने के कारण वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ इन्वेड करती हैं, इसलिए फ्रांस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे जब फ्रांस पे रूल करता है तो फ्रांस और इटली जैसे ऐसे पूरा से एक देश बना देता है। रूल करते करते इतना बड़ा फ्रांस को बना देता है। जैसे अगर फ्रांस सपोज इतना था, तो उसके आने के बाद, नेपोलियन बोनापार्टे के आने के बाद इतना हो गया था फ्रांस, बस 14-15 सालों के अंदर। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत में कैसे नेपोलियन बोनापार्टे आया, उसके रूल्स क्या थे, उसके स्ट्रेटजीज़ क्या थी फ्रांस को लेके, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इटली के बारे में पढ़ेंगे कि इटली कैसे यूनिफाई इटली को किया गया। फिर जर्मनी कैसे, जो कि कितने सारे स्टेट्स में बटा हुआ था। ये सब स्टेट्स में डिवाइड है, जितने कंट्रीज हैं सब स्टेट्स में डिवाइड है। ये सब कितने सारे स्टेट्स में बटा हुआ था और कैसे सब वो हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट PYQ है, इसको आप नोट कर सके तो आप स्टार लगा लीजिए। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा स्टार थोड़ा सा अलग सा है क्योंकि इसकी जरा अरे ये देखिए इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मैक्सिमम ऑफ द ईयर्स में पूछा गया है। अब की बार तो आपका टर्म 1 टर्म 2 भी नहीं है जहाँ तक, तो इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि टर्म 1 में आया था पिछले साल और ये MCQ में आ गया था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ऐसे ही कम हो गए थे। इस वाले क्वेश्चन को PYQ में लाने का ये मतलब है कि आपकी क्लास 9th की हिस्ट्री कितनी आपको आती है, यानी कितनी स्ट्रॉन्ग है आपकी क्लास 9th की हिस्ट्री। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जो जब 1789 में जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, 1789 में जब वो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो जब वो रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ था 1795 1796 97 था, जब वो रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद क्या मेजर्स एंड प्रैक्टिस की गई थी। जैसे कि क्या क्या कदम उठाए गए थे
जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं उनके द्वारा फ्रांस में। क्योंकि अगर आपका देश इंडिपेंडेंट है तो आप उसको ऐसे खुला तो छोड़ नहीं सकते कि हाँ हमने इंडिपेंडेंट कर दिया अब इसको खुला छोड़ देते हैं देश को, नहीं ना, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या क्या चेंजेस हुए थे वो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सॉरी हाँ, तो वही क्या क्या कदम उठाए गए थे वहाँ के जितने भी उनके द्वारा, जो भी रेवोल्यूशनरीज हैं उनके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए थे वहाँ पे, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कदम तो जो उठाया गया था वो था ला पैट्रियट और ला सिटिज़न। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या होता है, तो ला सिटिज़न होता है मतलब सिटीज़न, मतलब हर एक इंसान एक बराबर है। सिटीज़न यानी हम सब एक है, यूनिटी की भावना सिटीज़न उसके में आई थी। हाँ, तो सिटीज़न की फीलिंग लाई गई थी कि हम सब एक है, यूनिटी की आपको जिसको बोलते हैं यूनिटी की फीलिंग लाई गई थी लोगों के भी कि हम सब एक हैं, हम सब एक देश के सिटीज़न, हमारी फादरलैंड एक है। तो ला सिटिज़न और ला पैट्रियट का मतलब ये थे। अगर आपसे एग्ज़ाम में या आपके स्कूल के टेस्ट में ऐसे पूछ लो कि व्हाट इज़ ला सिटिज़न, तो आप बोल दीजिएगा दैट नेशनल फीलिंग दैट अराइज इन द पीपल ऑफ फ्रांस फॉर देयर सिटीज़न। मतलब सिटीजन्स की जैसे हम सब एक यूनिटी में कैसे रहें उसकी जो फीलिंग है वो है ला सिटिज़न। और ला पैत्रे है फादरलैंड, कि हम सब एक ही एक ही भूमि के लोग हैं। दूसरा क्या सबसे बड़ा वो था न्यू ट्राई कलर फ्लैग। आपने फ्रांस का फ्लैग अगर आप देखेंगे रेवोल्यूशन से पहले तो वो अलग फ्लैग था, लेकिन जो रेवोल्यूशन के बाद जो फ्लैग आया ये वाला फ्लैग नहीं, रेवोल्यूशन से पहले वाला कोई है फ्लैग वो अलग फ्लैग था। जैसे मान लीजिए ये फ्लैग था रेवोल्यूशन से पहले का, और जो दूसरा फ्लैग था वो था इसे जी सॉरी और जो दूसरा फ्लैग था वो जैसे कि फर्स्ट फ्लैग मैंने क्या बोला, फर्स्ट फ्लैग आप मान लीजिए ये था, फर्स्ट फ्लैग फ्रांस का ये था। तो रेवोल्यूशन जब हुआ तो उसके बाद फ्रांस का फ्लैग 3 कलर का है, एक ट्राई कलर, जैसे इंडिया का फ्लैग है वैसे एक उसका भी एक फ्लैग ऐसे बन गया फ्रांस का, जिसकी वजह से लोगों में एक यूनिटी की भावना फील हुई। क्योंकि फ्रांस पे डिफरेंट उस पर डिफरेंट रूलर्स का कब्ज़ा था, तो डिफरेंट फ्लैग थे, लेकिन जब एक नेशनल फ्लैग के अंदर लोग आएंगे तो उनमें एक यूनिटी की भावना बनी रहेगी। तो इसको देखते हुए वो लाया गया था। नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस, जब नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई तो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है कि हम एक नेशनल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करें। मैं भी मानता हूँ कि एक अच्छा काम है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी उनको दबाया गया था, जिससे जो यहाँ के ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी, जैसे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, हिंदी, गुजराती, वैसे वहाँ पे भी फ्रेंच के अलावा बहुत सारे लैंग्वेज थी, तो उन सबको वो हटा दिया गया था ज़बरदस्ती। जैसे इंडिया में अभी तक कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, देख सकते लोग कहते तो हैं इंडिया, लेकिन हिंदी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी देश में नेशनल लैंग्वेज नहीं है इस समय। उसके बाद फ्रांस में एक नया नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था द गैलिक रोस्टर। ये अभी भी वहाँ का नेशनल एंथम है, द गैलिक रोस्टर। ये उसकी याद दिलाता है, जैसे जब एक मुर्गा जो होता है जब वो सुबह बांध देता है तो इस वजह से लोग जगते हैं, तो उसी का एक पूरा इमेज बनाता है। जो 5वां पॉइंट था वो है द स्टेट जनरल मीटिंग होने लगी। अब जब से फ्रांस रिपब्लिक हुआ तो उसके बाद से वहाँ पे स्टेट जनरल की मीटिंग होने लगी। अब स्टेट जनरल की मीटिंग में पहले की तरह वो जो प्रेस्टीज क्लास थी उसके लोग नहीं आते थे। अब इसमें स्टेट जनरल की मीटिंग में जो इलेक्टेड पर्सन्स थे वो आने लगे थे। इलेक्टेड पर्सन मतलब इलेक्शंस होने लगे थे। इसमें क्या पता चलता है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद ही इलेक्शंस कंडक्ट होना शुरू हो गए थे।
फ्रांस जानता था कि अगर हमें अपने देश के अस्तित्व को बचाना, तो ये नहीं कि हम आज़ाद हो गए तो ये लड्डू पेड़ा दुनिया में बांटे। हमको अपनी एक सरकार, हमको एक, क्योंकि हम पे इस समय बहुत सारे देशों की निगाह होंगे। अगर ये फ्रांस है तो उसमें बहुत सारे देश इन सब में इन्वेट करना चाहते होंगे, क्योंकि रिपब्लिक हुआ है, कोई गवर्नमेंट है नहीं, मतलब कोई भी आर्मी कंट्रोल करने वाला नहीं, इसलिए इलेक्शंस भी होना शुरू हो गए थे। फिर क्या, फिर यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखा जाए तो, क्योंकि इससे पहले फ्रांस में कोई भी यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था वेट एंड मेजर का। हर चीज़ को अलग अलग मात्रा से काउंट किया जाता। तुम्हारे पास इतना है तो ये 1 किलो है, उसके पास इतना है तो वो 2 किलो है, ऐसे था। लेकिन अब उसके बाद हर इंसान के लिए एक यूनिफॉर्म, जैसे कि 1 किलो है तो ये 1 किलो तुम्हारे लिए भी है, ये 1 किलो तुम्हारे लिए भी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया पूरे फ्रांस में। उसके बाद क्या हुआ देखा जाए, फिर 1799 आता है। 1799 बहुत इम्पोर्टेंट डेट है इस चैप्टर के लिए और फ्रांस के लिए भी, क्योंकि 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे जो होता है वो इन्वेड करता है फ्रांस को पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और रूलिंग फ्रांस को रूल करना शुरू कर देता है। अब जब फ्रांस को रूल करना शुरू करता है तो उसके बाद फ्रांस, क्योंकि उस समय बहुत अच्छा देश था, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उसने बहुत सारे देशों पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसलिए हम उसको बोलते हैं द राइज़ ऑफ नेपोलियन 1799 को। इसलिए हम लोग कहते हैं द राइज़ ऑफ नेपोलियन का, कि उस समय तो उसने फ्रांस को भी रूल करना शुरू किया था, जिसका बेनिफिट ही है कि उसको ये और देशों का कब्जा मिलता रहा अपने आप। अब जो फ्रांस में जैसे कि जब 1797 से 8 तक 1 साल 2 साल यहाँ पे था डेमोक्रेसी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे फ्रांस ये आया नहीं था नेपोलियन, तो यहाँ पे थी डेमोक्रेसी चल रही। लेकिन जैसे ही नेपोलियन आया वो गया महल में, उसने राजा की गद्दी खाली देखी, राजा गद्दी बैठा, वहाँ पे डिक्टेटरशिप चालू कर दी। डिक्टेटरशिप मतलब होता है कोई मतलब आर्मी भी हमारे अंडर, पूरी गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारे अंदर होंगी। मतलब देयर इज़ 1 पर्सन टू रूल एवरीथिंग। डिक्टेटरशिप को अगर 1 वर्ड में कहा जाए तो 1 पर्सन टू रूल एवरीथिंग। जैसे जर्मनी में डिक्टेटरशिप हुई थी, इलेक्शंस बंद कर दिए गए थे, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ था फ्रांस में 1799 में। अब नेपोलियन जब आया तो वहाँ की व्यवस्था देखा, फ्रांस की सब देखा, तो उसने कोई एक नेपोलियनिक कोड लाया 1804 का। इसको हम लोग बोलते हैं सिविल कोड। एग्ज़ाम में आता है व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। तो बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि सिविल कोड कहाँ था, नेपोलियनिक कोड था, दोनों एक ही होते हैं। नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड एक ही चीज़ होती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो नेपोलियनिक कोड में एक कुछ गुड पॉइंट्स थे, कुछ बैड पॉइंट्स थे। इनको ऐसे लकीर बना देता हूँ कि गुड पॉइंट्स ये, बैड पॉइंट्स ये। तो क्या क्या गुड पॉइंट्स थे, क्या क्या बैड पॉइंट, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी इसमें कुछ ना कुछ तो ख़राब होगा ही और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो वही देखना है हमको कि किसमें क्या क्या ख़राब था और क्या क्या अच्छा था। अब क्या इसमें सही था, इसने राइट टू प्रॉपर्टी सबको दे दी थी। मतलब फेडरलिज्म को इसने एक तरह से फेडरलिज्म को फिनिश कर दिया था पूरी तरीके से। राइट टू प्रॉपर्टी सबका हक है। अब कोई एक ही इंसान के पास सारी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, सबको प्रॉपर्टी का हक है। ये पहला इसका गुड पॉइंट है। दूसरा था बॉन्डेड लेबर। इसने जो बॉन्डेड यानी बंधुआ मजदूर को इसने अबॉलिश ख़त्म कर दिया था। बॉन्डेड लेबर को इसने ख़त्म, बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं उसको इसने हटा दिया था। बर्थ प्रिविलेजेस इसने फिनिश कर दी थी। मतलब जो जन्मजात अधिकार मिलते हैं थे उस समय फ्रांस में, उन सबको इसने ख़त्म कर दिया था। लॉ से पहले सबको इक्वालिटी, जैसे इंडिया में भी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ से ऊपर सब बराबर है। लॉ में जब लोग आएंगे, जैसे कोर्ट से पहले आप सब बराबर हैं, फिर कोर्ट के अंदर जाने के बाद हाँ है कि आप आरोपी हैं तो ये सब आप पे होंगे, तो वो चीज़ होती है। फिर प्रॉपर मेजरिंग यूनिट रखते हैं, लाइक प्रॉपर मेजरिंग यूनिट, जैसे कि इधर यूनिफॉर्म सिस्टम आपने देखा होगा, इधर था कि यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया था, लेकिन उस समय प्रॉपर मेजरिंग यूनिट्स नहीं थी फ्रांस में, तो इसने प्रॉपर मेजरिंग यूनिट्स को भी इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस में। अब कुछ
अब देखो जितनी 1 2 3 4 5 अगर एग्ज़ाम में आता है व्हाट आर द गुड पॉइंट्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, तो आप ये 5 पॉइंट लिख के आ जाइएगा। आगे इट वॉज ये तो आप लगा ही सकते हैं, इसका तो भरोसा है ही। तो अगर ये सब आप कर देंगे तो पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा। इसमें आपको कोई काट नहीं सकता आपको 5 मार्क्स इसमें। अब अच्छी चीज़ है तो बुरी चीज़ भी होगी, बात तो सही है। भगवान रीत का नियम है, भगवान ने कहा है कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। तो वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे वुमेन को, सेंसरशिप लगा दी गई थी मीडिया पे, मतलब कोई हम पे कोई भी राजा के बुरा भला नहीं बोल सकता है। वुमेन को प्रॉपर्टी के राइट नहीं दिए गए थे। फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हो रहे थे आर्मी में ज़बरदस्ती, जैसे चाइना में होता है आर्मी में ज़बरदस्ती लोग को, नॉर्थ कोरिया में होता है आर्मी में ज़बरदस्ती लोग को डाला जा रहा था। तो ये सब कुछ उसके बैड पॉइंट्स थे। अब ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इनको अगर लिख के आ जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे वो लोग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये वाला भी हो गया होगा आपका। एक और बार देख लीजिए कि 1799 में वो रूल करना शुरू करता है। उसके बाद स्टार्ट रूलिंग फ्रांस, राइज ऑफ नेपोलियन इसी समय होता है, डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदल देता है। फिर नेपोलियनिक कोड लाता है, गुड पॉइंट क्या थे, राइट टू प्रॉपर्टी देता है, बंधुआ मजदूरी खत्म कर देता है, बर्थ प्रिविलेजेस खत्म कर देता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रॉपर मेजरिंग यूनिट्स। बैड पॉइंट्स क्या थे, वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे वुमेन को, सेंसरशिप लगा दी गई थी मीडिया पे, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दी गई थी वुमेन को, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हो रहा था आर्मी में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि 1799 से 1804 में फ्रांस में हुए थे नेपोलियन के अंडर। अब ऊपर का हेडिंग देखिए, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें क्या हुआ था कि एक तो न्यू क्लास आ गया था एक यूरोप में रेवोल्यूशन के बाद, जो कि लिबर्टी और फ्रीडम चाहता था। और एक पुरानी मान्यताओं के लोग थे एरिस्टोक्रेसी क्लास के, वो सब मोनार्की चाहते थे। अब इन दोनों के बीच क्लैश होना फिक्स था। क्लैश हुआ मिड 18th सेंचुरी में। यूरोप में 2 सोसाइटी उभर के हैं। उस समय तक कोई नेशन यानी कोई भी स्वतंत्र राज्य, मतलब इंडिया से आज का इंडिया कोई भी उस समय नहीं था, सब किसी न किसी रूलर के अधीन थे। हाँ, तो अब इसमें 2 सोसाइटी निकल के आती हैं। एक सोसाइटी होती है एरिस्टोक्रेसी जो कि एलीट क्लास होती है, और दूसरी सोसाइटी होती है पुअर पीपल्स की। एक होती है क्या, एरिस्टोक्रेसी ये सब एलीट क्लास थी जिनको मोनार्की पसंद थी। दूसरे तो पुअर पीजेंट्स, मतलब पुअर पीपल। इन सबको क्या चाहिए था, लिबर्टी और फ्रीडम, क्योंकि ये सब एक्सप्लॉइटेड, इन सबको एक्सप्लॉइट किया जाता था। थप्पड़ मार देते थे आके बेफालतू में इन लोगों को, ये लोग थप्पड़ खा भी लेते थे। तो इनको लगा कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको आवाज़ उठानी है। बड़े देर में पता चला, लेकिन पता चला इनको, उनकी दाद देता हूँ मैं इनको। अब आगे आते हैं। तो जब ये होता है तो फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आउटकम आप देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा आउटकम आया था कि मिडिल क्लास का एक बर्थ होता है। बर्थ यानी उस समय तक या तो पुअर क्लास थी और एक एलीट क्लास थी। आप इन दोनों को जोड़ने के लिए आया मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन कौन थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन थे। अब ये सब पढ़े लिखे लोग, भाई सब पढ़ के आए हैं। एलीट क्लास वालों को जन्मजात से मिलता था अधिकार, तो लोग अनपढ़। पुअर पीरियड के पैसा नहीं तो वो भी अनपढ़। लेकिन ये सब आए थे पढ़ लिख के, इनको पता था इक्वालिटी क्या होती है, तो ये सब पढ़े लिखे। अब इनको पता चला अरे नहीं हमारे देश में तो होता है ये सब, तो ये सब आए पढ़ के, इन्होंने देखा ये इक्वालिटी बिलीव करने लगे। तो इक्वालिटी के लिए इनको क्या करना था, नेशनल यूनिटी लानी थी। नेशनल यूनिटी के लिए लिबरलिज्म मतलब फ्री, लिबर मतलब होता है फ्री, मतलब फ्रीडम। इन लोग को चाहिए था फ्रीडम किससे, एलीट क्लास से। क्योंकि एलीट क्लास रेवोल्यूशन के बाद भी अपना दबदबा कायम रखना चाहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मेथड अपनाती थी। तो उसी हिसाब से इनको फ्रीडम चाहिए था। ये चाहते थे कोई क्लास ही ना हो, बड़ी बात तो ये है, कोई क्लास ही ना हो। अब लिबरलिज्म, अब देखो एक इंसान था घनश्याम जो था मिडिल क्लास से, एक था मनश्याम जो था पुअर क्लास से। मनश्याम आया घनश्याम के पास, उसने बोला यार बस आज फिर 3-4 मानो लोगों ने बेफालतू में। उसने बोला अच्छा ऐसा है क्या, तुम लिबरलिज्म लो। उसने बोला लिबरलिज्म ये क्या होता है, हमने तो पढ़ा नहीं है। तो बोला अच्छा लिबरलिज्म नहीं पढ़ा, बोला फ्रीडम, बोला फ्रीडम ये क्या होता है, बोला अच्छा ये भी नहीं पता। तो बोले फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो उन्होंने बोला अच्छा आज़ादी तो आज़ादी तो है, हम आज़ाद तो हैं, इधर से जा रहे हैं उधर तक। उसने बोला आज़ादी ऐसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आज़ादी लो ना। तो बोला ये कैसे ले, हम तो कमज़ोर इंसान, हमें तो पहली बात तो
इनका मतलब ही नहीं पता कि पॉलिटिकल आज़ादी क्या है, इकोनॉमिक आज़ादी क्या है। तो उसने फिर उसको बैठ के समझाया कि दोनों का मतलब क्या है। पॉलिटिकल आज़ादी का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी हर इंसान को अधिकार, मौलिक अधिकार होने चाहिए, ये उसने मांग की। दूसरा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो नेपोलियन किया था। फिर गवर्नमेंट जो है वो कंसेंट से बने, मतलब वोटिंग हो उसके लिए, क्या वोटिंग हो। ये 3 पॉलिटिकल आज़ादी थी, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां थी। जैकोबिन्स ने जब इनको बनाया तो वुमेन को इन्होंने भी राइट नहीं दिया वोट का। औरतों को वोट का राइट तब भी नहीं मिला था, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये भी इसके कुछ बैक पॉइंट्स हैं। अगर आप समझें कि जैकोबिन्स या कोई मिडिल क्लास बहुत अच्छा काम की है तो इसमें बैक पॉइंट्स भी आप याद कर लीजिए, पूछ सकता है पेपर में। तो वुमेन्स को अधिकार नहीं दिएगा वोटिंग के, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं उनको भी नहीं दिएगा। अब घनश्याम बोला अच्छा, अब ये बताओ इकोनॉमिक वाला क्या होता है। इकोनॉमिक में तो बोला कि मार्केट की फ्रीडम हो सबको, जो हर स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगाए उन सबको हटाया जाए, उसमें हटाया जाए, यहाँ से उन सबको हटाया जाए। इस देश से जितने भी स्टेट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उन सबको हटाया जाए। कस्टम यूनियन बनाए गए 1834 में, कस्टम यूनियन बनाया गया। ये था प्रशिया का इनिशिएटिव प्रशिया ने इसको बनाया था, क्योंकि उस समय यूरोप क्या था, अलग अलग हिस्सों में बटा था। जैसे बहुत सारे गंडम थे तो इधर से जाने में इधर करेंसी बहुत ज़्यादा थी, टैक्स ज़्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया। यानी जो ट्रेड के बैरियर्स थे, मतलब जो कस्टम टैक्सेस थे, उन सबको अबॉलिश किया गया। और करेंसी 30 थी उस समय, 30 करेंसी थी पूरे यूरोप में, उसको इन्होंने 2 करेंसी में ले आया। ये इन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया। इतनी सारी करेंसी को उन्होंने हटा दिया अपने देश से पूरी तरीके से। तो एक और रिवाइज कर लेते हैं कि लिबरलिज्म में पॉलिटिकल इकोनॉमी का, पॉलिटिकल में आती है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसर्न। इसमें भी प्रॉब्लम्स थी कि वुमेन को अधिकार नहीं देगा वोटिंग के, मेन के पास, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको भी अधिकार नहीं देगा वोटिंग के। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब था कि मार्केट की फ्रीडम मिले, जो रिस्ट्रिक्शन स्टेट्स ने लगाई उनको सबको हटाया जाए। कस्टम यूनियन बने जिसका नाम था ज़ोल्वरीन 1834 में, इसके तरह से ट्रेड बैरियर्स अबॉलिश किए गए। करेंसी को 30 से ज़्यादा करेंसियों को 2 करेंसियों पे लाया गया, और ये सब रशिया का इनिशिएटिव थे ट्रेड बैरियर्स वाला। अब जब ये सब चल रहा था तो नेपोलियन ने सारी चीज़ें लिमिटेड सफरेज तक, तो बैक थिंग्स टू लिमिटेड सफरेज, यानी उसने वापस सारी चीज़ें अपने हाथों में ले ली। भाई देखा यार, सब कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, उन्होंने सबकी उछाली बंद कर दी। अब 1815 में क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू होती है। बैटल ऑफ वाटरलू होती है नेपोलियन वर्सेस प्रैब कंट्रीज। अब प्रैब कंट्रीज इसलिए बोला ताकि आप सबको याद करने में, क्योंकि 4 कंट्रीज लड़ी थी नेपोलियन से कुल। तो उन कौन कौन सी कंट्रीज थी, प्रैब, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये सब कंट्रीज लड़ी थी किससे, नेपोलियन से, टू द रूल ऑफ फ्रांस। क्योंकि फ्रांस उस समय ग्रोथ कर रहा था जब से नेपोलियन आया था। डिक्टेटरशिप के बहुत कम फ़ायदे होते हैं और उन्हीं में से फ़ायदा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस समय फ्रांस में अच्छे खासा चल रहा था, सबको जॉब मिल रही थी। अब 1815 में होता है तो 4 कंट्रीज है बेचारा एक है, तो सबको पता है कौन जीतेगा, जीत गए, दे वॉन। अब ये कंजर्वेटिज्म सोच के इंसान था। बोले सर कंजर्वेटिव क्या होते हैं, तो कंजर्वेटिव वो होते हैं जो ओल्ड ट्रेडिशन में बिलीव रखते हैं। वो चाहते हैं कि रूल किंग का चले, किंग रूल फर्स्ट देन डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी बिलीव ना करते हैं। तो जीते वो लोग मोनार्की को वापस लाना चाहते थे। लेकिन एक बड़ा पॉइंट, क्या बड़ा पॉइंट, उसको तो मैंने गो तो दिया। बड़ा पॉइंट ये था कि वो सब चाहते थे कि हम प्री रेवोल्यूशनरी देश में ना आ जाए। वो इस चीज़ से बचना चाहते थे। जो हालात रेवोल्यूशन से 1789 में जो रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उससे पहले के हालात पे हम ना आ जाए। हम उससे अच्छा एक अच्छी मोनार्की ला के रख दें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो उसके अंदर रहने में। लेकिन कहाँ, लोग तो अब हट चुके थे। अब 1850 में ट्रीटी ऑफ वियना होती है, किसके बीच, प्रैब और नेपोलियन के बीच और प्रैब कंट्रीज़ के बीच। ये होता है कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने किए हैं अपने पूरे समय के अंदर 1799 से 1815 के अंदर, उन सभी चेंजेस को अंडू किया जाए।
तीसरा था कि यूरोप का सेटलमेंट किया जाए, मतलब जो यूरोप अब देखिए, नेपोलियन जब रूलर था तो वो एक शासक, अब वो एक डिक्टेटर था, मतलब वो अपने इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी पे चलता था। इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी में अभी आपको बताऊंगा, अभी बता देता हूँ। एक हल्का सा वो अपनी ज़मीन को बढ़ाना चाहता था, तो फ्रांस पे रूल करके वो रुका तो होगा नहीं। मैंने जैसा बताया, इटली पे भी उसने कब्जा किया, थोड़े बहुत पार्ट और कंट्रीज़ के उसने लिए। तो जब ये सब हुआ तो उन्होंने फिर यूरोप का सेटलमेंट किया, मतलब सबको, चारों कंट्रीज़ ने हर एक किंगडम या खुद ही चारों में बांट दिए यूरोप को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब जो कंजर्वेटिव जीते तो मोनार्की लाना चाहते थे, और लिबरल्स हारे तो उन्होंने इस मोनार्की का अपोज किया, लेकिन कभी करते तो इसकी वजह से उन लोगों को क्या होना पड़ा, अंडरग्राउंड होना पड़ा, ताकि ये सब हमको मारवाड़ ना डाले कंजर्वेटिव किसको, लिबरल्स को। तो ये कहानी होती है जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होती है। इससे किसके बीच, नेपोलियन बोनापार्टे और ट्रैप कंट्रीज़ के बीच में। अब लिबरल्स क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं अंडरग्राउंड, सीक्रेटिव सोसाइटीज़ बनाने लगते हैं, मोनार्की को अपोज ही करने लगते हैं। सीक्रेटिव सोसाइटीज़ बनाने का मकसद ही ये था ताकि वो लोग क्या करें, मोनार्की को अपोज करें चुपचाप रहते हुए, और पूरे देश में या पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को स्प्रेड करें कि डेमोक्रेसी इज़ फार गुड देन मोनार्की। अब सीक्रेटिव सोसाइटीज़ का एक आपको नाम दिया गया है, ऑगस्टे मैज़ीनी। ये बंदा जिनेवा 1807 में जिनेवा में पैदा हुआ था। इटली में है जिनेवा, किसी को कन्फ्यूज़न है तो इटली में है जिनेवा। और इसने 2 सीक्रेटिव सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली, यंग यूरोप। यंग इटली से बनाई थी मार्सिले में। मार्सिले एक प्लेस है इटली में, वहाँ पे इसने एक जगह है मार्सिले, वहाँ पे इसने ये सीक्रेटिव सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली। और एक बर्न में बनाई थी, यंग यूरोप नाम की। इसका विज़न था मज़ीनी का कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, अब देश में हम बिना डेमोक्रेसी के नहीं रहेंगे, और कंजर्वेटिज्म हमको अब नहीं चाहिए। इसी का इसने अपोज किया था। लेकिन ये दोनों सोसाइटीज़ बाद में जाके अपने काम को इतने अच्छे से नहीं निभा पाती जिसके लिए इनको बनाया गया था। हाँ, कि मकसद मेरा था, लेकिन मैं उसको उतना अच्छे से कर नहीं पाया, जिसको हम बोलते हैं ना, वो हुआ इस सोसाइटी के साथ। अब जैसे ये सब होता है वहाँ पे, तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उभर के आती हैं वहाँ पे फ्रांस में, जिसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या नाम है उस नेक्स्ट टॉपिक का, जो कि है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। क्योंकि अब देखिए 1850 में जब वो हारा था, हमने देखा कि 1815 में जब वो हारा तो उसके बाद कंजर्वेटिज्म फैलने लगा पूरे यूरोप में। अब उसी को हटाने के लिए बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए होंगे, और जो रेवोल्यूशन हुए थे वो मेनली इस